हेलो दोस्तों, आप सभी का इस मैथ की कॉन्सेप्चुअल क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ना कि घर से निकले ही नहीं और गुमराह होने की बात कर रहे हो। घर से तो निकलो, रास्ता भी दिखेगा और मंजिलें भी मिलेगा। दोस्तों, एक मैथ का ऐसा क्लास है जहां आपको लगभग अरिथमेटिक की हर एक चैप्टर के क्वेश्चनों को देख पाएंगे और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होने वाली है, जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं। और मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि मेरा एक क्लास कॉन्सेप्चुअल डाटा पे बेस्ड होने वाली है। आप इस वीडियो में पूरा देख पाएंगे, या तो जो मेरा इस मैथ का सीरीज चल रहा है, आप उस मैथ की सीरीज को अगर आप ज्वाइन कर रहे होंगे, अटेंड कर रहे होंगे, तो आपको तो मालूम चल ही रहा होगा। मेरे भाई, आप मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और आप एक अंत में ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको क्लास बहुत अच्छा लगे। और जितने भी वे लोग भाई हैं जो एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी लवर जो भी हैं, अगर वे लोग को मैथ की क्लास की डिमांड है, अगर मैथ की क्लास को ढूंढ रहे हैं, तो भाई बताओ कि राहुल विद कंटेंट नामक एक चैनल है जहां बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चनों को प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है और बताया जाता है। ठीक है, मैं आपको इस पूरे क्लास में मैथ की क्वेश्चनों को कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको एग्जाम में ऑप्शन से किस प्रकार से खेलना है। ठीक है, ताकि आप मैथ को जल्दी बना लेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है ना। बोल रहा है कि एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भाग रहा है। ठीक है, चोर है भाई, और चोर की गति कितनी दी हुई है? चोर की गति दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और ये दोस्तों, जो चोर है वो 30 मिनट भागने के बाद कोई पुलिस को पता लगता है ना। जब चोर 30 मिनट तक भागता है, 30 मिनट का मतलब हुआ आधा घंटा हुआ। 30 मिनट इक्वल टू आधा घंटा हुआ, है ना। तो अब अगर चोर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भाग रहा है, तो आधा घंटा में उसके द्वारा तय किया गया दूरी कितना होगा? तो 30 किलोमीटर होगा। मतलब जब चोर आधा घंटा भागता है, अगर हम इसी चीज़ को दूसरे भाषा में बोलें कि अगर चोर 30 किलोमीटर भागता है, उसके बाद पुलिस को मालूम चलती है कि एक चोर भाग रहा है, तो पुलिस है ना, ये पुलिस जा रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो बोल रहा है कि जब पुलिस चोर को पकड़ लेगा तो पुलिस के द्वारा टोटल कितनी दूरी तक तय की जाएगी, है ना। देखिए, यहाँ पे तो पुलिस पकड़ेगा ही पकड़ेगा। क्यों पकड़ेगा? क्योंकि पुलिस की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर की गति मात्र 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चोर को पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा। तो समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल दूरी, तो टोटल दूरी कितना तय किया है? 30 किलोमीटर। इसी 30 किलोमीटर की दूरी को पुलिस के द्वारा तो तय किया जाएगा ना। अब इस 30 किलोमीटर की दूरी को पुलिस के द्वारा कितने घंटों में तय किया जाएगा? तो अब यहाँ पे देखिए, ये भाग रहा है पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और ये चोर भाग रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। मतलब ये जो चोर है, ये पुलिस की 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड को तो ये काट ही देगा ना। मतलब अगर पुलिस जो पकड़ेगा उसे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ही तो पकड़ पाएगा। मतलब 80 माइनस 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये जो पुलिस है उस चोर को पकड़ेगा, बराबर 30 हो जाएगा यहाँ पे, और 80 में से 60 तो 20 हो जाएगा। 3/2 मतलब 1.5 घंटा। मतलब पुलिस को चोर को पकड़ने में 1.5 घंटा का समय लगेगा। तो टोटल दूरी कितना तय किया? तो 80 किलोमीटर के हिसाब से 1.5 घंटा में दूरी किया कितना? 15 × 120 और एक जीरो के बाद दशमलव, मतलब 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगा कौन? पुलिस। तो 120 किलोमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये डेटा काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा भी आ गया होगा। चोर और पुलिस की चाल को देखकर, सुनकर, जानकर। देखिए, हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि 2 प्रकार के चावल है जिनका मूल्य 38 रुपये प्रति किलोग्राम है, और एक और है दूसरा 42 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक है, बोल रहा है कि समान मात्रा में मिलाया जाता है और अगर इसे 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है, ठीक है ना, 38 और 42 है ना। तो बोल रहा है कि इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? मान के चलो कि अगर 1 kg मिलाया जाता है 38 रुपये किलो वाला, ठीक है, और अगर 1 kg मिलाया जाता है मेरे भाई 42 रुपये kg वाला, तो टोटल 2 kg का दाम कितना हो गया यहाँ पे? तो 4 3 7 और 1 8, 80 रुपया हो गया। ठीक है, और अगर हम 2 kg बेचे, मतलब इस मिक्स वाला चावल को 45 रुपये किलो हिसाब से, 2 kg चावल को बेचे 45 रुपये किलो वाला के हिसाब से, तो 90 रुपया हो जाएगा।
तो मैंने 80 रुपये की चावल को 90 रुपये में बेच दिया, कितना रुपये का फ़ायदा हुआ? 10 रुपये में, ठीक है। और हम लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं इसके सीपी पे, तो ये एक प्रकार से 80 रुपये इसका सीपी हो गया, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100% हो गया। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 25 से 100, और 25/2 इक्वल टू 12.5% का प्रॉफिट होगा इस व्यक्ति को। तो 12.5% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों समय हम लोग बहुत ही ज़्यादा कम लगाएंगे, बस आप अपने कान में हेडफोन को डालकर सुनते चले जाएँ। आप बहुत कुछ सीखेंगे। अगर मन करे, समय मिले, तो आप इस क्लास को 1 × 5x में या तो 2x में आप इस क्लास को दोबारा आप देखिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ज़्यादा आपको लंबा दिख रहा होगा, अरे जो इतना लंबा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। बोल रहा है क्या कि पानी का एक टैंक है जो 2/5 भरा हुआ है ना, पानी का एक टैंक है, पानी का एक टैंक है जो 2/5 भाग भरा हुआ है। एक जो एक पाइप है ना, वो एक पाइप उसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। एक पाइप है जो उस टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, और एक अन्य पाइप बी है जो इस पूरे टंकी को मात्र 6 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। तो अगर 2 पाइप लगाओ, अगर एक पाइप जो भरने वाला पाइप है वो लेट से भर रहा है, और अगर ये खाली करने वाला पाइप, अगर ये भरने वाला पाइप की तुलना में अगर बहुत ही कम समय में खाली कर दे रहा हो, अगर ये दोनों पाइप को आपस में खोल देना, ठीक है, तो टंकी खाली ही होगा, टंकी भरेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस 12 मिनट और 6 मिनट के तुलना में सबसे पहले निकाल लेंगे हम टंकी की टोटल यूनिट ऑफ वाटर। तो 12 और 6 का हम ले लेंगे एलसीएम। तो 12 और 6 का एलसीएम कितना होता है मेरे भाई? 12 होता है, एक कटता है 2 बार में और एक कटता है 1 बार में। ये 2 और 1 क्या है, मतलब पाइप बी की कार्य क्षमता 2 यूनिट है और पाइप ए की कार्य क्षमता 1 यूनिट है ना। अब हम इसमें करेंगे क्या, टोटल निकालेंगे कि अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो टंकी कितने देरों में खाली होगा। तो टंकी तो खाली होगा ना, क्योंकि ये तो 2 के रफ्तार से टंकी को खाली करेगा और ए 1 के रफ्तार से टंकी को भरेगा। तो ओवरऑल मिलाकर टंकी 1 के रफ्तार से खाली होगा। मतलब हम टोटल पानी की क्षमता में से इसकी कार्य क्षमता से भागा दे देंगे, बराबर 12 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो बोल रहा है कि अगर टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है तो भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर टंकी का 1 भाग हो, मतलब पूरे भाग को खाली करने में 12 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। पूरे 1 भाग को खाली करने में 12 मिनट का समय लगेगा। तो टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ ना, तो 2/5 भाग को खाली करने में कितना का समय लगेगा। तो ये चला जाएगा गुना में और ये वाला 1 आ जाएगा भाग में, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो 12 दूनी 24/5 इक्वल टू 4.8 मिनट। तो 4.8 मिनट में ये टंकी पूर्ण रूप से खाली हो जाने वाली है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये इतना लंबा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस अपनी सोच पे डिपेंड पड़ता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को सोचते हो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि अपने 40% सालाना ब्याज जो तिमाही चक्रवृद्धि होगा, ठीक है, मतलब 40% की, मतलब जो इसका रेट है मेरे भाई ये क्या है, 40% ईयरली है ना। और अगर बोल रहा है कि अगर ब्याज को, कौन सी ब्याज है, साधारण की चक्रवृद्धि ब्याज को अगर तिमाही कैलकुलेट किया जाता है, मतलब हर एक 3 महीना पर ब्याज को मूलधन में जोड़कर दोबारा से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो अगर ब्याज अगर तिमाही रहेगा तो बोल रहा है कि अगर 100 रुपये का निवेश किया तो 1 साल के बाद, तो समय कितना दिया हुआ मेरे भाई, समय दिया हुआ 1 साल दिया हुआ, और रुपया कितना है, धन कितना है, तो धन है 100 रुपया। तो बोल रहा है ये धन कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ब्याज तिमाही हो तो मुझे 12 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मेरा बनेगा 1 साल का बन जाएगा। और अगर हम किसी भी चीज़ को 1 साल के कंपैरिजन में कैलकुलेट करेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाली है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस 4 को भाग दे देंगे इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो मुझे निकल जाएगा इसका फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फाइनल रेट कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो
40/4 = 10% हो जाएगा। और इस 4 को हम समय में गुना कर देंगे तो फाइनल टाइम कितना हो जाएगा? तो फाइनल टाइम हो जाएगा मेरे भाई 4 × 1 = 4 साल। मतलब हम इसमें ऐसा कह सकते हैं कि अगर ब्याज को तिमाही रूप से अगर चक्रवृद्धि किया जाए, कैलकुलेट किया जाए, तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% के हिसाब से 4 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होगा। ठीक है, हम अब इसे साल में कन्वर्ट कर लें और इस क्वेश्चन का मतलब और इस चीज़ में कन्वर्ट करने का कोई और अगला उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 10% के हिसाब से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 46% 4.1। ठीक है, मतलब 46.41% होता है। भाई आपको याद करना ही पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि अगर 2% है तो 2% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 6.1208%। 3% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 9.2727%। 4% के हिसाब से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 12.4864%। ठीक है, 5% के हिसाब से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 15.7625% होगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको पूरा याद करा दूंगा। और एक जो 4 साल का ना, मैं आपको 1% से लेकर 10% तक की टोटल चक्रवृद्धि ब्याज को याद करा दूंगा। लेकिन जो 10% है ना, आप उसकी 4 साल के लिए भी चक्रवृद्धि ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप याद कर लेंगे। ठीक है, 10% के हिसाब से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 21%, 3 वर्ष का होता है 33.1% और 4 वर्ष का होता है 46.41%। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 10% के हिसाब से 4 साल का कितना हो गया मेरे भाई? तो 46.41% हो जाएगा, है ना। तो बोल रहा है कि अगर 100 रुपये का धन लगाया गया है तो इस 4 साल में 10% के हिसाब से या तो तिमाही के हिसाब से 1 साल में कितना हो जाएगा? तो 100 रुपये का 46.41% कितना होता है? 46.41 हो जाएगा। तो 100 + 46.41 रुपया बराबर 146.41 रुपया हो जाएगा, है ना। और एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में नहीं आया? क्या आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगा? आप डर भी रहे होंगे ना, तो आप इस क्लास को दोबारा से देख लीजिएगा, बहुत सारी डाउट खत्म हो जाएगी आपकी। चलिए हम इसे इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 कंटेनर है जिसमें 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर से दूध से भरा हुआ है। ठीक है, 3 कंटेनर है, 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर। 1 मिनट रुकिएगा भाई। काफ़ी एनर्जी लगती है। तो 3 कंटेनर है जिसमें 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर के दूध से भरा हुआ है। बोल रहे कि उस बड़े से बड़े मापक जहां आपको दिख जाए, बड़े से बड़े मापक, क्या? बड़े से बड़े मापक, आपको वहां पे समझ जाना है क्या पूछ रहा है। HCF पूछ रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो उस बड़े से बड़े मापक की एक दोस्तों क्या बोल रहा है कि उस बड़े से बड़े मापक की धारिता ज्ञात कीजिए जो सभी कंटेनरों में मौजूद मात्राओं को पूर्णतः माप सकता है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे पूछ रहा है 72, 90 और 144 का HCF पूछ रहा है। अगर आप ऑप्शन में अगर आप देखेंगे ना, आप इसे डायरेक्टली नहीं बनाइएगा, आप ऑप्शन में देखिए। पहला ऑप्शन 17, क्या 17 से 72 कटता है? क्या नहीं कटता है। तो अगर हम 17 लीटर के कंटेनर से 72 लीटर वाले कंटेनर में से दूध निकालेंगे तो क्या पूरी दूध मतलब उस कंटेनर से पूरा भरकर वापस आएगा? क्या नहीं, खाली हो पाएगा। मतलब 17 लीटर मेरा नहीं होने वाला। अगर हम आते हैं ऑप्शन नंबर बी में, क्या है? 18 लीटर। तो 18 लीटर से 18 चौक 72, 18 पचे 90 और 18 8 44 से मतलब 144। मतलब 18 लीटर की अगर हम कंटेनर से अगर दूध को निकालेंगे तो इन सारे कंटेनरों से पूरी दूध बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। क्या 18 से और आपको कोई बड़ा ऑप्शन में दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है। भले ही और कोई नंबर क्यों ना कटे,
इस तीनों नंबर को काट दे, लेकिन अगर सबसे बड़ी संख्या अगर काट दे रही है और अगर उस संख्या से बड़ी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप मान लीजिए कि इन सारे संख्याओं का HCF कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, तो 18 लीटर का अगर हम कंटेनर लेंगे, अगर 72 लीटर वाले कंटेनर में से अगर दूध निकालेंगे तो 4 बार में निकाल देगा। 90 वाला जो ये 90 लीटर के कंटेनर वाला से अगर हम दूध निकालेंगे तो ये 5 बार में पूरे कंटेनर को ही खाली कर देगा और इसे 8 बार में पूरे के पूरे दूध निकाल लेगा 144 लीटर को। तो 18 लीटर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैं आज नंबर सिस्टम की कुछ ही ज़्यादा ही क्वेश्चन ले आया हूँ जो आपको मज़ा आने वाली है इस सारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है देखिए, LCM HCF का ये क्वेश्चन, अगर आपने मेरा क्लास को ज्वाइन किया होगा इसके पहले वाला सीरीज में, तो आपसे LCM HCF का एक क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। क्या बोल रहा है, 20x³ ठीक है, 20x³ एंड 10x4 और y4 का अगर बोल रहा है कि अगर इसका LCM है ना, अगर इसका जो LCM है कितना दिया हुआ मेरे भाई, तो 20x4 एंड y4 दिया हुआ है, तो इसका HCF क्या होगा, है ना। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इस नंबर को 20 और 10 को, तो 20 और 10 को वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो सिंपल सी भाई बात है 10, तो 10 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। उसके बाद इन सारे नंबरों में x y में देखेंगे कि कौन सा नंबर की घात छोटा है, तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, और इन दोनों x की घात में x के घात 3 x के घात 4 की कंपैरिजन में तो छोटा है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x का घात 3। अब देखेंगे y के घात, मतलब यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, और इन दोनों y में सबसे छोटा घात किसका है, तो y के पावर 2 का। ठीक है, तो इसका LCM हो जाएगा 10x³ y²। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाने वाली है। तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे भाई कि क्या लिखा हुआ है, अगर सिंपल इस डिजिट में दिया होता तो हम इसे निकाल पाते, लेकिन हम ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आती है तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आती है, अगर आपके पास लिमिटेड कॉन्सेप्ट है लिमिटेड क्वेश्चनों के माध्यम से, तो फिर आपका नहीं बेड़ा पार होने वाला है। तो आप कॉन्सेप्ट सीखिए, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि विकास 30,000 रुपया में एक पुराना बाइक को खरीदता है और 5,000 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च करता है और टोटल 42,000 में बेच देता है। ठीक है ना, ये गाड़ी को खरीदा कितना में, तो परचेज, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ परचेज 35,000 में खरीदा, और मरम्मत, मैं मरम्मत ही लिखता हूँ यहाँ पे, या तो रिपेयर में लिख देता हूँ, मैं इंग्लिश लिखा हूँ तो इंग्लिश लिख देता हूँ। रिपेयर करता है 5,000 रुपये, कितना 35,000 रुपये में खरीदा ना, 30,000 रुपये में खरीदा, सॉरी दोस्तों 30,000 रुपये में खरीदा है, और 5,000 रुपये का मरम्मत करता है। और अगर इसे ये सेल कर देता है ना, अगर ये सेल कर देता है 42,000 में, तो कितना रुपये का फ़ायदा हुआ, तो 30 और 5 35,000 रुपया, मतलब हम कह सकते हैं CP 35,000 रुपया हुआ, और बेचा है 42,000 में, तो प्रॉफिट कितना का हुआ मेरे भाई, प्रॉफिट कितना का हुआ है, तो इस 42,000 में 35,000 को माइनस कर देंगे, बराबर 7,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे, तो 7,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है कितना में, हम लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं CP से, तो CP कितना हुआ है 35,000, है ना, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100%, 3 0 से 3 0 कट गया यहाँ पे, है ना, 7 5 35 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 20 से 100, मतलब 20% का फ़ायदा इसे हो जाएगा उस विकास को। ठीक है, तो 20% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो करेक्ट है, परफेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा सब चीज़ समझ में आया होगा। आपको इतना ज़्यादा तामझाम एग्जाम में नहीं करना है, आपको करना उसमें क्या है, बस आप सिंपली देखिएगा कि उसने 30,000 रुपये में सामान को खरीदा है, गाड़ी को खरीदा है, 5,000 रुपये उसकी मरम्मत पर लगाया, तो टोटल 35,000 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गया, मतलब उसका क्रय मूल्य हो गया, और उसने बेचा है 42,000 में, तो 35,000 में उन्होंने खरीद कर और 42,000 में बेच दिया, इसका मतलब उन्होंने 7,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया है।
तो कितना में 35,000 में, तो 7,000 में जो 3 जीरो लगा हुआ है उसमें तो 3 जीरो कट जाएगा, और 35,000 में 3 जीरो भी कट जाएगा, और 7 × 5 = 35 और 1/5 का मतलब 20%। मतलब आप इस क्वेश्चन को ऑरली बना दीजिएगा, लेकिन कब, जब प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 12 से विभाज्य है। बोले कि भाई क्वेश्चन तो छोटा दिख रहा है, लेकिन हम टोटल फिर करेंगे कैसे, हम सबको क्या 12 से हम डिवाइड करते चलें? नहीं भाई, आपको इसमें कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो एक क्वेश्चन आपको कम से कम 5 मिनट का समय ले लेगा। देखिए हमें कोई भी अगर किसी भी चीज़ का अगर हमें ज्ञात करना हो कि ये संख्या इतना से कट रही है, तो मैं उस संख्याओं को ऐसी उस दो संख्याओं को ऐसी दो अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे जो उसका मल्टीपल फैक्टर होगा। तो अब 12 को कौन सी दो अभाज्य संख्या में तोड़ सकते हैं? तो 4 और 3 से, ठीक है। तो 4 और 3 आपस में दोनों अभाज्य संख्या है ना, सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या मतलब हो गया कि 4 और 3 दोनों का HCF कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हम 12 को तोड़ेंगे 4 और 3 से। और 3 का नियम क्या होता है कि अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है, अगर उन संख्याओं का योग, अगर दिया गया संख्याओं का अगर योग 3 से कट रहा है तो सारे के सारे संख्या 3 से मतलब वो 3 से कटेगा। और 4 से कटने का नियम क्या है कि अगर जो भी संख्या दिया गया है, अगर उसका अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से कटेगा तो सारे के सारे नंबर 4 से कटेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे 4 से काटने के लिए तो 12 हर संख्या के अंत में है, ठीक है। तो 4 का नियम तो फेल हो गया। अब हम यहाँ ज्ञात करते हैं 3 का नियम। बोलेंगे अगर 3 से भी कटेगा, तो अगर 3 से भी कटेगा भाई तो चारों के चारों ऑप्शन ना तो कि 12 का मल्टीपल हो जाएगा ना, मतलब चारों ऑप्शन 12 से कटेगा ही कटेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए पहला क्या है, 9 3 4 1 2, तो 9 3 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 2 19, क्या 19 3 से कटता है? क्या नहीं। ऑप्शन नंबर बी पे आए तो क्या है, 6 3 4 1 2, तो 6 3 9, 9 4 13, 13 1 14, 14 2 16, क्या 16 3 से कटता है? क्या नहीं कटता है। अगर हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे तो कितना दिया हुआ, 7 3 4 1 2, तो 7 3 10, 10 4 14, 14 1 15, 15 2 17, क्या 17 3 से कट रहा है? क्या नहीं। बच गया क्या ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी कटेगा ही कटेगा। क्या लिखा हुआ है, 8 3 4 1 2, तो 8 3 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 2 18, क्या 18 3 से नहीं कटता? कटता ही कटता है, ठीक है। तो 18, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है, और इसमें बोल रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाज्य होता है? 4 संख्याओं का गुणनफल मतलब लगातार। देखिए मैं आपको इस चीज़ को मैं प्रूफ करके मैं बताऊंगा। आप 4 लगातार कोई भी संख्या ले लीजिए, मतलब 0 को छोड़कर मेरे भाई, अगर आप 0 ले लेंगे और अगर आप 0 का मल्टीप्लाई दुनिया के किसी भी लार्जेस्ट नंबर से आप कर दीजिए, आपको वहाँ पे उसका परिणाम 0 ही आएगा। तो 0 को छोड़कर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे ले लेंगे हम 1 × 2 × 3 × 4, एक ले लेते हैं हम 4 × 5 × 6 × 7, एक ले लेते हैं हम 17 × 18 × 19 × 20, है ना। तो बोल रहे कि कौन सी लगातार जो होगा, जो मतलब लगातार संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे विभाज्य होता है? तो अगर हम इन चारों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 दूना 24 से कम 24। यहाँ पे दोस्तों कितना जाएगा, 4 5 20, 20 6 120, और 120 7 कितना जाएगा, 32 84 840, ठीक है, 840 आ जाएगा। यहाँ भी इसी प्रकार से कितना आ जाएगा, 18 दूना 36, 360 इंटू 17 इंटू 19। अब देख लीजिए, अगर आप ऑप्शन में नज़र मारिएगा तो इस हिसाब से 24 से कटेगा ही कटेगा। हम उसके देखते हैं अगली संख्या को लेकर, क्या अगली संख्या 24 से कट रहा है क्या? अगर हम किसी भी लगातार 4 संख्याओं को आपस में हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम देखते हैं काट के, ठीक है। 840 क्या 24 से कटेगा? चलिए हम लोग इसे पहले काटते हैं 4 से, तो 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और ये 0 से कट गया, ठीक है। 3 दूने 6, 3 7 21, और 2 से 35 बार में कट गया, मतलब ये संख्या कट गया मेरे भाई। मतलब मेरे कहने का मतलब है दुनिया का कोई भी नंबर होगा जो लगातार 4 संख्या का अगर जो ये गुणनफल होगा उसका जो पूरी 24 से कटेगा ही कटेगा, ठीक है। आप इस संख्या को पूरे काट के देखिएगा 24 से। चलिए मैं इसे 24 से काट ही देता हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 12 दूने 24, 12 3 36, और 2 से 15 बार में कट गया, कट ही गया। मतलब लगातार कोई भी 4 संख्याओं का जो गुणनफल होता है हमेशा 24 से कटेगा ही कटेगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को अब इरेज करते हैं, मिटाते हैं,
क्लीन करते हैं बोर्ड को। मैं जो आपसे वादा करता हूं कि ये क्लास कॉन्सेप्चुअल डाटा पे बेस्ड होती है, क्या ये क्लास कॉन्सेप्चुअल डाटा पे बेस्ड है या नहीं है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बोल रहा है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में। आप बोलेंगे भाई कि देखो ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे, नहीं ऐसे बहुत सारे नंबर नहीं है। हम सबसे कैलकुलेट करेंगे 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक की संख्या में क्या दहाई के स्थान पर 2 आता है क्या? अगर आप बोलेंगे भाई 2, हम कैसे जानेंगे कि ये इकाई पे है कि दहाई पे है? भाई ये इकाई के फॉर्म में, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो जिसके दहाई के अंक में 2 आता हो, मतलब 0 होगा। अब हम अगर लेते हैं 11 से लेकर 20 तक में, ठीक है, तो 11 से लेकर 20 तक में मात्र 20 ही एक ऐसा संख्या है जिसके दहाई में मात्र 1 2 आ रहा है, ठीक है। अगर हम लेते हैं 21 से लेकर 30 तक, ठीक है, तो 21 से लेकर 30 तक कितना संख्या हो जाएगा? 21 1 22 2, 21 1 22 2, 23 24, ठीक है। मैं यहाँ पे आपसे गिनवाई देता हूँ। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। कितना संख्या हो गया इसके जो दहाई अंक पे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं, ठीक है। आप अगर बोलेंगे भाई कि यहाँ तो 2 संख्या, तो 1 2 तो इकाई के स्थान पर है ना। उसके बाद 30 संख्या के बाद, मतलब जो 30 की गिनती के बाद अब कोई भी नंबर ले लो 100 तक में, उसकी दहाई के स्थान पे 2 नहीं आने वाली है भाई। तो टोटल संख्या कितना हो गया? तो टोटल नंबर कितना हो गया? 1 + 9 = 10। तो 10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसे इरेज करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मतलब 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा? हमेशा 0 होगा, हमेशा 1 होगा। अगर आपको पता होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आपसे एक क्वेश्चन नहीं बनने वाली, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? तो 2 होती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या 0 होती है। अगर हम लोग बात करते हैं सबसे छोटा प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या 1 होती है। मतलब आपको नंबर सिस्टम की थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए। तो बोल रहा है कि अगर हम किसी भी नंबर में, अगर सिर्फ 0 को छोड़कर अगर किसी भी नंबर में हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मतलब अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो आप जान लीजिए कि अगर आप 2 से दुनिया के किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो हमेशा एक सम संख्या आने वाली है। चलिए हम लोग इसे देखते हैं करके। अगर हम लोग देखते हैं इसे करके, 3 से गुना तो 2 3 6, तो 6 एक सम संख्या है। ये तो दोस्तों एक ऑड नंबर हो गया ना। अब हम देखते हैं इसके एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई करके। अगर हम 2 को अगर एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, हम इवन नंबर 6 ही मान लेते हैं, तो 12। क्या 12 एक सम संख्या नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग किसी भी संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमेशा उसका रिजल्ट एक सम संख्या ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी शायद है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लिखा हुआ हमेशा सम संख्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का परफेक्ट और करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 2 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें बाकी है। और एक क्वेश्चन अभी चुनाव का समय चल रहा है और इस क्वेश्चन चुनाव से संबंधित है। वो ऐसे आपको शायद मालूम होगा कि अगर चुनाव कोई भी होता है तो इसमें कुछ वोट वैध भी होते हैं और कुछ वोट अवैध होते हैं। अवैध कैसे हो जाते हैं भाई वोट? कि उन लोग क्या करते हैं कि एक बैलेट पेपर में कोई अगर ऐसा होता है जो मतदाता जो 2-3 लोगों को दे देते हैं। उन लोग को पता होता है भाई कि हम उम्मीदवार 1 को भी देंगे, उम्मीदवार 2 को भी दे देंगे और उम्मीदवार 3 को दे देंगे, ठीक है। तो उन लोग क्या करते हैं, अगर उसको एक उम्मीदवार से जब ज़्यादा उम्मीदवार पसंद हो तो बैलेट पेपर में उन लोग 2 से 3 स्टंप मार देते हैं और उन लोग को पता ही नहीं होता है कि मेरा वोट अवैध हो गया, किसी को नहीं गया। तो इस प्रकार से कुछ वोट अवैध होती है। बोलता है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मत प्राप्त करता है, ठीक है। तो वैलिड, मैं वैध को लिखूंगा वैलिड, ठीक है। तो वैलिड वोट कितना प्राप्त करता है? 75% प्राप्त करता है ना। और टोटल वोट कितना पड़ा हुआ है? तो 56,000 पड़ा हुआ है टोटल वोट कितना पड़ा हुआ? तो 56, उसके बाद 4 जीरो और है ना, 5,60,000 पड़ा हुआ है।
बोल रहा है कि अगर इसमें इस पूरे वोटिंग में 15% वोट अगर अवैध हो गए, ठीक है, इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट कितना हुआ है मेरे भाई 15%। तो बोल रहा है कि जो उम्मीदवार इस चुनाव को जीत गया है उससे टोटल कितना वोट पड़ा होगा। एक क्वेश्चन थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, लेकिन आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसे क्वेश्चनों को जरूर सोल्यूशन करना है। आपको मानना है कि जो उम्मीदवार जीत गया है अगर उसे एक्स वोट मिला है, आप बोलेंगे भाई कि आप इस क्वेश्चन को आप एक्स बनाकर मान रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माना कि जो उम्मीदवार इस पूरे चुनाव को जीता है उसने एक्स वोट प्राप्त किया है, तो टोटल वोट कितना है 56,000 है ना, 5,60,000 है, 5,60,000 है। और उसमें उसे वैलिड वोट कितना पड़ा, वो इस 5,60,000 के वोट में से ओनली 75% वोट वैलिड है। और 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 3/4 होता है। नहीं मालूम, देख लीजिए, 75% के बट्टा में आप लिख सकते हैं 75/100, यानी 25 दिया 75, 25 चौक 100। आप इसे 75/100 भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो आपको ऐसी दिक्कत को फेस नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3/4। ये तो हो गया क्या, टोटल वैलिड वोट, मतलब 5,60,000 में से टोटल इतना 3/4 वोट जितना है जो ये वैलिड वोट है, ठीक है। और टोटल इनवैलिड कितना हुआ 15%। तो 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है कितना, तो 3×5 = 15, चाहे तो 5 दिए 15 और 5×100 मतलब 3/20, ठीक है। ये तो हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये रुकिए 1 मिनट, सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ गलत कर रखा है, ठीक है। बोल रहा है कि 75% वैध मतों से ये विजयी हुआ है, ठीक है, ये इसने विजय किया है, तो इसे 75% मिला ही मिला है। और 3/20 वोट इनवैलिड हुआ है। तो वैलिड वोट कितना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस अगर 3/20 अगर वोट वैलिड हुआ है तो 1 में से हम इसे माइनस कर देंगे, तो 20 × 20 और 20 में से 3 चल गया तो 17, मतलब 17/20 वोट वैलिड हुआ है, ठीक है। तो 17/20 वोट वैलिड हुआ है यहाँ पे। चलिए अब हम इसे काट कूट देते हैं, जो भी कटता है। 1 0 से 1 0 कट गया, और ये 4 दूनी 8 से कट गया, और 8 7 कितना हो जाएगा 56, और उसके बाद 3 0 यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 7,000 × 17 × 51 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे भाई। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 7 × 5 = 35, मतलब 350, और अगर हम एक साथ और दे देंगे तो क्या आ जाएगा 357। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर आपको 7 से 51 में मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, 3 × कर देंगे और 50 + 1 कर देंगे, है ना। आप अभी 0 को साइड में रखिएगा। हम इस 3 में सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 50 में कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15 आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 7 है ना, 7 है, तो 7 × 5 = 35 आ जाएगा, मतलब 350। और प्लस अगर इस 7 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो 350 और 7 कितना हो गया 357, और 3 0 का 3 0 दे देंगे यहाँ पे, तो 3,57,000 वोट हुआ, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आपको मल्टीप्लाई करना भी आना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप इसे कॉपी में जाके आप इसे इस तरह से कर रहे हैं, 7,000 × 51 0 0 0 7, फिर उसके बाद 5 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको जोड़िए। आपको इस मतलब मल्टीप्लाई को औरली कर देना है। तो 3,57,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और हम लोग बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। और अंतिम क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए, मैं इस तरह के क्वेश्चन को हर एक एपिसोड में लाने का प्रयास करूंगा। बोल रहा है कि यदि एक आयत की भुजा की लंबाई में 25% की अगर वृद्धि हुई है तो उसकी क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि जो आयत का एरिया होता है क्या होता है, आयत का एरिया क्या होता है, L × B होता है ना। और अगर मान के चलिए A अगर आयत है ना, अगर A एक आयत है, और अगर इसमें मैं इसे ठीक से दे देता हूँ, ठीक है। बोल रहा है कि अगर प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि होती है, 25% का वृद्धि, सबसे पहले हम निकालेंगे इस 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू। तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना आता है 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो रहा है, इसमें 25% का वृद्धि हो रहा है। मतलब अगर इसकी पहले मान लेते हैं इसकी लंबाई को, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे इसे मिटा के इंटू यहाँ पे लिख देता हूँ कि L × B हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अगर इसकी पहले लंबाई 4 मीटर थी, या तो 4 यूनिट थी, 4 सेंटीमीटर थी, कुछ भी मान लीजिए, तो अब इसकी लंबाई 1 बढ़कर कितना हो गया है 5, ठीक है, 5 यहाँ पे हो गया है। अगर हम ले लेते हैं पहले इसकी, अब उसके बाद इसकी ले लेते हैं क्या, चौड़ाई। अगर इसकी चौड़ाई पहले 4 यूनिट थी, तो अब उसकी चौड़ाई बढ़कर कितना हो गया, तो 4 + 1 = 5।
तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा 4 चक 16 और यहाँ कितना जाएगा 5 पचे 25। ये हुआ क्या, ए वाला कौन सा डेटा या भाई जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 25, ये 25 क्या है 25% हर भुजा में बढ़ने के बाद हो रहा है, ठीक है। तो 16 से 25 हो गया, बढ़ा कितना 9। और हमेशा हम लोग जो बढ़ा हुआ प्रतिशत ज्ञात करते हुए हम लोग ज्ञात करते हैं कि इसमें पहले वाली डेटा के कंपेरिजन में, तो पहले मतलब बढ़ा है 9, कितना में बढ़ा है 16 में बढ़ा है। और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू हम लोग 100% करते हैं। हम 16 को देखते हैं हम लोग, मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये 4 से कटेगा, ठीक है। तो 4 चक 16 और ये 100 कटेगा 25 बार में, है ना। अब हम गुना करेंगे 25 से 9 बार में। आप ऐसा नहीं कि आप इसे गुना कीजिएगा 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4 9 दिन 18 4 22। हम इसमें क्या करेंगे 25 इंटू 10 माइनस से करेंगे। तो 25 में अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 दे 250 और उस 250 में हम लोग एक 25 को माइनस कर देंगे। तो 250 माइनस 25 इक्वल टू 225, है ना। अब इस 225 को भाग देंगे 4 से। आपको ऑप्शन दिख रहा है, आपको ऑप्शन सारे के सारे ऑप्शन दिख रहा है फ्रैक्शनल वाले वैल्यूज़ में। तो हम क्या करेंगे 4 25 सबसे पहले कितना आ जाएगा 20, उसके बाद 2 चल गया इसमें तो हो गया क्या वहाँ पे कितना 25, तो 4 छक 24 और बच गया क्या 1/4। तो 56.1/4% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो 56.1/4% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और हमारा सेशन का यहीं पे एंड होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और जितने भी जो लोग नए जो व्यूअर आ रहे हैं मेरे इस एपिसोड में सेशन में, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप एक अपना ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। और एक ज़रूरी दोस्तों चीज़ें कि मैं जो क्लास को शुरुआत करने से पहले मैं जो कहता हूं, जो मैं कमिटमेंट करता हूं, क्या मैं उसे पूरा फुलफ़िल कर पाता हूं या नहीं, आप मुझे ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।